नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश मंथन। चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव की। उत्तर प्रदेश की राजधानी से ये खास पेशकश आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं लखनऊ से। और चुनाव की आजकल बात हो और एक शख्स और उनकी पार्टी की चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोकप्रियता के मामले में जब चुनाव आते हैं, हम बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन अलग अलग जगह आप जाइए, एक नाम लगातार लिया जाता है। नाम एक ऐसे शख्स का, उनकी पार्टी के महज 2 सांसद हैं, पर चर्चा जबरदस्त होती है। बहुत से लोग कहते हैं टीआरपी बनाने के चक्कर में और आजकल सोशल मीडिया पर वीडियो को वायरल करने के चक्कर में भी बहुत वक्त देते हैं टीवी चैनल वाले। आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब की। शुक्रिया। आपका स्वागत है इस मंच पर। और ओवैसी साहब, मैं आज थोड़ा शुरुआत एक चीज से करना चाहूंगा। वो मैंने देखा कि आप पतंग बहुत अच्छी उड़ाते हैं। वो ना ऐसे कुछ ऐसा आपने किया। ये पतंग किसकी उड़ा रहे हैं और डोर किसकी काट रहे हैं? पतंग तो हमारा पार्टी का इलेक्शन सिंबल है और जाहिर है जब पतंग उड़ाते हैं तो उड़ाते बहुत अच्छी हैं। उड़ाते भी अच्छा है और जो मुकाबले में आते हैं उनको काटते भी हैं। तो किसको, डोर किसकी काटने के लिए उतरे हैं आप? नहीं, डोर तो हमारी है। अब जब इलेक्शन लड़ेंगे तो आपकी पतंग की डोर की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरे भी तो कुछ कर रहे हैं ना। उनकी डोर, किसकी डोर काटने उतरे हैं? नहीं, अब जो सामने देखिए, इलेक्शन जब आप लड़ते हैं तो मुख्तलिफ पार्टी के कैंडिडेट होते हैं ना। हम चूज कर सकते ना वो चूज कर सकते। तो इलेक्शन लड़ना है तो कोई जीतेगा कोई हारेगा। हमारी कोशिश होगी कि हमारा कैंडिडेट जीते। हर जगह पहुंच जाते हैं आप। बिहार में भी, बंगाल में गए, फिर थोड़ा सा विड्रॉ किया, अब उत्तर प्रदेश आ गए। हैदराबाद आपका गढ़, एक महाराष्ट्र में आपकी सीट, और पैन इंडिया प्रेजेंस आप बना रहे हैं। हाँ सर, रातों में नींद नहीं आती जब तक कहीं नहीं गए, भाषण नहीं दिए, इलेक्शन नहीं लड़े। सुकून मिलता है। कल सुकून मिलता है। कारण क्या है? जाते क्यों हैं? जाते इसलिए है क्योंकि एक तो हमको भारत के संविधान में, भारत की जमहूरियत में हमको यकीन है लोगों को उसमें और एतमाद दिलाया जाए। और बुनियादी वजह यह है कि जो पार्टीज ने पिछले 60 साल से वोट लिया और सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लिया, डाइवर्सिटी के नाम पर वोट लिया, डेवलपमेंट के नाम पर वोट लिया, तो वोट तो उनको मिलता रहा। वो अपने महल तो तामीर करते रहे, मगर हमारा मुकद्दर, माने हमारा मुकद्दर से मुराद जो माइनॉरिटी और दलित है, उनका मुकद्दर तो गरीबी, मुफलिसी, बेरोजगारी और जेल में सड़ना बन गया। तो इसलिए हमारा मानना यह है कि हमारी पार्टी इसलिए जाती है कि हम ये बात को मानते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बरसों पहले कही थी कि सत्ता के दरवाजों के ताले सिर्फ आपके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से खुलते हैं। तो उसी पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। और हम ये देख चुके हैं तेलंगाना में, हम देख चुके हैं अर्सवाल आंध्र प्रदेश में, अब हम देख रहे हैं बिहार में कैसे सीमांचल की जो भारत की सबसे बैकवर्ड रीजन है, वहां पर हमारे विधायक कामयाब होकर जब लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए, तो वहां की जनता भी देख रही है कि चलिए कम से कम कोई हमारे लिए बात कर रहा है, लड़ रहा है। आपको लगता है कि छलावा हुआ है? जो अक़लियत है, जो गरीब है, गुरबा है, उसे महज एक वोट बैंक बनाकर कैद कर लिया अलग अलग पार्टियों ने। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बस चुनाव से पहले उनको कुछ फ्रीबीज दे दी, कुछ रेवड़ियां बांट दी, वोट ले लिए और वो वहीं के वहीं रह गए। उसी दर्द के चलते हैदराबाद अपने गढ़ से, अपने किले से निकल पड़ते हैं पतंग उड़ाने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी नहीं, हमने हैदराबाद की आवाम से ये भी कहकर वोट मांगा था कि आप हमको कामयाब करिए, हम भारत के कोने कोने में जाकर हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है। डेटा कहता है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं कि इलिटरेसी सबसे लिटरेट सबसे कम मुसलमान हैं, महिलाओं में सबसे कम मुस्लिम महिला है, सबसे कम अगर ग्रेजुएट हैं उत्तर प्रदेश में तो मुसलमान है 2%। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट 5 और 15 साल के दरमियान में है
60% करीब मुसलमानों का है। जेल में अगर कोई सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल है तो 27% मुसलमान है। तो ये क्या है बताइए ना। एनकाउंटर भी अगर होता है योगी राज में तो 37% मुसलमान उसमें मारे जाते हैं। तो ये हर एतबार से कोई पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नाम की चीज ही नहीं है। तो जब तक उत्तर प्रदेश में जिस तरह मुख्तलिफ समाज और बरादरियों ने अपनी अपनी लीडरशिप को पैदा किया, अपनी लीडर को, नेता को पैदा किया और अपने प्रॉब्लम्स को हल कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं सब हल हो गए, हल कर रहे हैं। यहां पर ऐसा मामला है कि 19% की आबादी है और सिर्फ हर इलेक्शन में डराया जाता है, डरा कर वोट हासिल किया जाता है और उसके बाद सब भूल जाते हैं। अब तो यह हाल हो गया कि अब तो नाम लेने से कतराते हैं, लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से। तो आप भी तो मुसलमानों को डरा ही रहे हैं ना, उनको नहीं, और डरा रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं और उनकी वोट हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम तो ये एम्पिरिकल डेटा उनके सामने रख रहे हैं। हम उनसे ये भी कह रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में भारत की आजादी के बाद, पार्टीशन के बाद 50,000 लोग अगर अपने घर से बेघर हुए तो किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? कौन उन पर केस नहीं चलाया? तो ये सब चीजें हैं, ये तो इश्यूज हैं, इस पर तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो बोले वोट डालो, बस वोट डालते रहो। हम ये कह रहे हैं कि वोट भी डालेंगे और अपने लीडरशिप को, अपने नेता को बनाएंगे और भारत के सियासत में अपना हिस्सा भी लेकर रहेंगे। मुसलमानों की कभी लीडरशिप नहीं हुई, आप सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं। गरीब गुरबे नहीं, वो सिर्फ मुसलमानों में जिनके खिलाफ नाइंसाफी हो रही है, क्या वो सिर्फ एक तबके, एक समुदाय, एक धर्म विशेष से ही आते हैं? नहीं, आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। नहीं, ये नाइंसाफी सबसे हुई है और हो रही है, मगर अगर नाइंसाफी का पैमाना बनाया जाएगा तो सबसे ज्यादा सियासी तौर पर अगर किसी से नाइंसाफी हुई तो भारत में मुसलमानों से हुई। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या वजह है कि 69 मुस्लिम एमएलएस थे तब भी मुजफ्फरनगर का कांड हुआ? क्या वजह है कि आज भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ 22 एमपी जीत कर जाते हैं और वो 5% आबादी का हिस्सा है? ऐसे कई सवालात हैं जो मुसलमान महसूस कर रहे हैं उसको। वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो वोट तो बीजेपी के खिलाफ दे रहे हैं ना आपको, मगर आप बीजेपी को नहीं रोक पाते। भाई बसपा और सपा मिलकर 2019 का लोकसभा का चुनाव लड़े, 75% मुस्लिम वोट मिला और मोदी के लीडरशिप में 71% हिंदू वोट मिला, तब भी आप नहीं रोक पाए। तो बताइए फिर अब हमारे नाप तो वोट की वैल्यू भी नहीं रही। तो फिर यही तो हम बता रहे हैं कि आप अपनी लीडरशिप को पैदा करिए, आपके मसाइल के हल होंगे और आपकी आवाज उठेगी। ये जो सबसर्विएंट नेचर बना दिया गया कि भाई आप सिर्फ वोट डालेंगे और आप हमारे कैदी हैं, आप खामोश बैठे रहिए, कुछ मत बोलिए, हम नेतागिरी करेंगे, हम आपका और मुख्यमंत्री बन जाएंगे और आप सिर्फ हम जो देंगे, कभी इफ्तार की पार्टी में हम आ जाएंगे तो हमको खजूर खिला दीजिए, कभी रमजान आएगा तो दरगाह का उर्स आएगा तो हम फूल चढ़ा देंगे मजार पर आकर। तो ये तो हमारे मसाइल नहीं है ना। हमारे मसाइल तो सोशली, एजुकेशनली, और ये इसका रास ताल्लुक, इसका कनेक्शन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति पुकार कर कह रही है कि जिस जात, जिस बरादरी के नेता है उसकी आवाज है, उसकी पहचान है, उसकी ताकत है, उसकी प्रॉब्लम को सुना जाता है। ये रियलिटी है। तो आप जो कह रहे हैं शैक्षणिक खाई है, आर्थिक खाई है, राजनीतिक खाई है, पर दरअसल जो ये सामाजिक खाई, जो ये गंगा जमनी तहजीब की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, ये जो खाई, ये जो दरार है, वो दरअसल आप और नहीं बढ़ा रहे हैं। आप बीजेपी पर अगर हिंदू कट्टरता को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं, आप गाहे बगाहे मुस्लिम कट्टरपंथियों को और हवा नहीं देते हैं क्या? देखिए सर, गंगा जमनी तहजीब जो है ना, वो मुशायरों में अच्छी लगती है, एक शायर के मुंह से जब कलाम निकलता है, मगर रियलिटी में कहीं गंगा जमुनी नजर नहीं आता है। यहां से थोड़ी दूर पे कानपुर है, एक मुस्लिम 10 साल की बच्ची अपने बाप को लपेट कर रो रही है और मारने वालों से कह रही है कि मेरे वालिद को मत मारो, तो पुलिस की मौजूदगी में उसको मारा जाता है। वो गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करेंगे आप। जो उत्तर प्रदेश का एक लड़का मध्य प्रदेश जाकर जो चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ, उन्हीं की बरादरी का है, वो मंसूरी चूड़ियां बेचता है तो आप उसको मारते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब है। अगर कोई ठेला बंडी पे कारोबार करता है तो उसको पूछते तेरा आधार कार्ड क्या है, ये गंगा जमुनी तहजीब है। इखलाक के घर में घुसकर मारा जाता है, ये गंगा जमुनी तहजीब है। तो ये गंगा जमुनी तहजीब मुशायरों में शायर की जबान से अच्छा लगता, मगर रियलिटी में, प्रैक्टिकल लाइफ में ये कहीं पर नहीं है,
कहीं पर नहीं है, रियलिटी है। तो ये तो बीजेपी की भाषा आप बोल रहे हैं ना। बीजेपी भी तो पिछले कुछ सालों में यही बोलती आई कि कब्रिस्तान ज्यादा बनाए, शमशान नहीं बनाए, मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ। आप वही चीज कह रहे हैं, वो हिंदुओं की बात करते हैं, आप उसी चीज के क्या पूरक बन जाते हैं, ऑल्टर ईगो बन जाते हैं बीजेपी के? नहीं, मैं भारत की इस प्लूरल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा हूं। मैं भारत को कोई ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें यहां पर शरीयत को नाफिज किया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि भारत के संविधान में जो बाबा साहिब ने कहा कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, उसको हासिल करना है। मैं भारत को कोई थियोलॉजिकल कंट्री के रूप में डालना नहीं चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे भारत की जो जमहूरियत है वो पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, शिराकतदारी की डेमोक्रेसी है। जब पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ शिराकतदारी की डेमोक्रेसी होगी तो मेरा हिस्सा क्यों नहीं मिलता? मुझे मेरा हिस्सा तो मिलना चाहिए ना। आप कब तक मुझे अपना गुलाम या अपना सिर्फ थाली बजाने वाले या सिर्फ नारा लगाने वाले कि भैया जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद, वो फुला जिंदाबाद, क्या जिंदगी में इसलिए पैदा हुआ कि इनका जिंदाबाद बोलूं और मैं अपने आप को मुर्दा कर लूं? मेरी जिंदगी का, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा बताइए? क्या अभी जितने मैंने बातें की हैं, स्कूल की, लिटरेसी की, जेल की, इसका रास ताल्लुक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से। और इस बात को उत्तर प्रदेश के नौजवान मुसलमान समझ भी रहे हैं और चेंज भी ला रहे हैं अपने आप में। पर ये जो भाईचारा है, ये जुड़ने से बढ़ेगा या दूरियां बढ़ाने से ये काम देखिए अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा? सर एक बात आप समझिए प्लीज। अगर अमन को कायम रखना है, इंसाफ को अगर मजबूत बनाना है, तो नाइंसाफी को खत्म करना पड़ेगा ना। मैं कैसे नाइंसाफी को बर्दाश्त करता रहूं और नाइंसाफी चलती रहे और हम कहेंगे कि नहीं नहीं इंसाफ हो रहा है? कहां इंसाफ हो रहा है? हम तो कह रहे हैं कि ये अगर होता है जो हम चाह रहे हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारी कोशिश है, तो इससे ये जो दूरियां हैं वो उसमें कमी पैदा होगी। क्या ये बात रियलिटी नहीं है कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का यादव कहता है कि भाई मेरा नेता है? बिल्कुल कहता है। ओबीसी लोग हैं, मोदी अपने कैबिनेट में ओबीसी मंत्री को बनाते हैं, ब्राह्मण मंत्री को बनाते हैं। तो क्यों बनाते हैं? उनका वोट लेना है। रियलिटी है, पॉलिटिकल रियलिटी। आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं ना। कोई हमको एनजीओ नहीं है ना, मैं कोई बड़ा फिलोसोफर हूं कि किताब लिख दूं। भाई प्रैक्टिकली ये हो रहा है और हमको ये बात समझने की जरूरत है। पर जो राजनीति आप करते हैं उससे फिर ये चीजें आगे बढ़ती है ना। वो अब्बा जान, चचा जान की राजनीति शुरू हो जाती है। आपने हर हर महादेव बनाम अल्लाहू अकबर की राजनीति शुरू हो जाती है। लव जिहाद की बातें होने लगती हैं। जो असल आप मसाइल जिनकी बातें कर रहे हैं वो कहीं गौण हो जाते हैं। नहीं, अब्बा जान और चचा जान जो लोग कहते हैं ना, उसको अंग्रेजी में कहते हैं डॉग विजिल पॉलिटिक्स, यानी कुत्ते की सीटी की सियासत, उसका तर्जुमा है। वो करते हैं और वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों के खिलाफ। किसी नॉन मुस्लिम के बारे में बोल के देखिए, हिम्मत है इनको बोलने की, क्योंकि इनको मालूम कि इसको बोलते रहो ये कुछ नहीं बोलेगा, ये सुन लेगा, घर में जाकर खामोश किसी कोने में बैठकर रो लेगा, हाथा उठाकर रो लेगा। हम बोले ये बोलते क्यों हैं आप? आपको ये जबान बोलने की जरूरत क्या है? अगर हम ये बोलें कि बताओ जब मुजफ्फरनगर जल रहा था तो तुम क्या हुक्का पी रहे थे और गुड़ खा रहे थे? इसका जवाब कौन देगा? तो ये तो जबान इनकी है। ये तो जिसके दिमाग में बिगटरी है, तासुब है, वो इस तरह की जबान में बात करता है। तो पर ये जबान तो और आगे बढ़ रही है ना। इन शब्दों का चलन, इन मुहावरों का गढ़ना, ये सिलसिला तो और बढ़ता जा रहा है। आपको मालूम सर, जब योगी आदित्यनाथ ने जब ये बात कही अब्बा जान, समाजवादी के एमएलए ने क्या कहा था असेंबली में? क्या कहा था मालूम? आपको जेब नहीं देता कि हमारे बड़ों के बारे में इस तरह का शब्द इस्तेमाल करें। ये उनकी राजनीति है, ये आपका कमिटमेंट है सेकुलरिज्म पे कि समाजवादी कहती है कि आप इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप दोनों मिलकर तो वही कर रहे हैं ना। ये नूरा कुश्ती चल रही है। तो यही तो हिपोक्रेसी है इन लोगों की जो देश देख रहा है। तो जो नूरा कुश्ती शब्द आपने इस्तेमाल किया, आपकी बीजेपी की भी नूरा कुश्ती चल रही है क्या? कि जहां आप जाते हैं, बिहार का आपने जिक्र किया कि सीमांचल इलाके में आपके लोग अब वहां पर जो हाशिए पर पड़ा हुआ इलाका था उसकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। पर आपके चलते बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी।
अच्छा। आप वोट काटकर हिंदू मुसलमान करके गाहे बगाहे बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं क्या? मुझे अफसोस है कि आप इतने मशहूर एंकर हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं और बहुत कम लोगों का शो देखता हूं जिसमें आपका भी देखता हूं, मगर आप आज गलत कह रहे हैं। बिहार में हमने 19 सीट लड़े, 19 में 5 सीट पर हम कामयाबी हासिल किए, 9 पर, एक मिनट ठहरिए, 9 पर, नहीं सुनिए, 9 पर गठबंधन कामयाब हुआ और जो 9 असेंबली की सीट पर हमारी मेजॉरिटी इतनी नहीं थी कि हम उनको हरा सके, और 5 पर बीजेपी और जेडीयू कामयाब हुई। बताइए, हम चैलेंज करते हैं, हमारे जाने से कहां बीजेपी को फायदा हुआ? कभी प्रोग्राम करवा लीजिए, ये पूरे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज को बिठा दीजिए, 5 मिनट में भाग जाएंगे उठ के यहां से। 5 मिनट में दिल्ली के घर पर बजरंग दल के लोग जाकर हमला करते हैं, घर के आईने तोड़ते हैं, पत्थर फेंकते हैं, हमारे घर में जो राजू पिछले 40 साल से काम करता है उसको मारते हैं, और नूरा कुश्ती हो रही है। आप बताइए, आप गुजरात की मिसाल देते हैं, 84 से एक मुस्लिम एमपी नहीं जीतता। क्यों नहीं जीतता भैया? जिताइए ना आप, चलिए हम जिताए। औरंगाबाद से 21 साल का शिवसेना का एमपी था, हम उसको हराए। इम्तियाज जलील जो आपके जर्नलिस्ट थे वो जीते, आप क्यों नहीं जिताते? अच्छा, 183 सीट्स पर कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला होता है, कांग्रेस सिर्फ 16 जीतती है, एमआईएम है ही नहीं वहां पर। सपा और बीएसपी मिल गए, फिर भी बीजेपी जीतती है यहां पर। तो आप अपनी कमजोरी को नहीं देखते। अच्छा, और एक बात सुन लीजिए, अखिलेश यादव के परिवार के 3 लोग हार गए, हाँ, बीएसपी के बड़े बड़े नेता हार गए, मगर कभी आपने सुना आपके प्रोग्राम पर आकर कि हम हारे इसलिए कि हमको हिंदू वोट नहीं मिला? अब कह रहे हैं कि ओवैसी आएगा तो मुस्लिम वोट डिवाइड होगा। अरे भाई, जो हिंदू वोट जा रहा है उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? आप मुंह नहीं खोल सकते, डरते हैं बोलने के लिए। सच्चाई यह है कि आपको बोलना चाहिए कि भाई यादव भाग गया बीजेपी की तरफ, आप नहीं बोलते। आप बोलते हैं मुसलमान को, भाई हम क्या हम सिर्फ यही बातें सुनते रहेंगे? तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप पर जो ये आरोप लगाए जाते हैं वो दरअसल ये कि दो मुंहेपन की राजनीति आजकल हावी हो गई है, सीएए हो, एनआरसी हो, अनुच्छेद 370 का हटाना हो, उस पर असदुद्दीन ओवैसी मुखर होकर बोलते हैं और बाकी पार्टियां कहीं ना कहीं चुप्पी साध जाती हैं। सर, चुप भी नहीं रहते। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसमें दिल्ली में बैठा हुआ एनआईए का एक इंस्पेक्टर यूपी के किसी एक शख्स को कह देगा कि तुम टेररिस्ट हो, उस बिल की तायीद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने की, राज्यसभा में कांग्रेस ने तायीद की। हमको बोलते हैं आप तो हमारे बर्बादी का सामान अमित शाह को देते हैं, और उस बुनियाद पर जेल में सड़ते हैं इंटेलेक्चुअल्स, दलित, आदिवासी और मुसलमान, और आप आकर हमको सबक सिखाते हैं सेकुलरिज्म का, इंसाफ का, भाईचारगी का। बर्बादी के पूरे खड्डे आप हमारे अतराफ में खोदते हैं और कहते हैं कि बेटा फिक्र मत करो, हम आ रहे हैं। तुम कहां आते हो? हमारी खबर बन जाती है, उसके बाद आकर तुम फूल भी नहीं चढ़ाते उस पर। यह रियलिटी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पर रियलिटी ये भी है, आपके जो भाई हैं उनके वीडियो भी वायरल होते हैं कि हाथ काट देंगे, थोड़ी देर छोड़कर देखिए, वो रियलिटी भी एक सामने आती है। अरे देखिए ना, वो रियलिटी है नहीं है, मगर हर डिस्कशन में हमारे भाई को ला लेते हैं आप। मैं बड़ा भाई हूं, आप मुझसे बात करिए ना, उन पे केस चल रहा है। अब आप उनको क्या बोलेंगे जो कहे थे कि मुसलमानों की महिलाओं की खबरों से उनकी लाश निकालकर उनको रेप करो? वो कहां, कौन सी पार्टी में बैठा है? बताइए आप, कौन सी पार्टी में बैठा है जिसने इस तरह के शब्द इस्तेमाल करे, जिसने कहा कि खबरों से मुस्लिम महिलाओं की लाशों को निकालकर उनका रेप करो? वो कौन सी पार्टी में बैठा है? समाजवादी पार्टी में बैठा है, वो सेकुलर हो गए। हाँ नहीं, ये तो यानी आपके पास चले जाएंगे तो क्या आपके पास क्या प्यूरिफिकेशन वाटर है सेकुलरिज्म का? क्या आपने नोटरी का ऑफिस खोल लिया कि हमारे पास आ जाओ, तुम्हारी जबान खोलो, हम मार देंगे स्टैम्प, तुम सेकुलर हो गए? ये तो जानवरों से होता है ना, आप तो ये कर रहे हैं। तो प्योरिफिकेशन वाटर क्या आपके पास है कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी को आप अपने दरवाजे खोल देते हैं कि आ जाइए, उनके लिए बाकी पार्टियां दरवाजे बंद नहीं, करती हैं? हम ये नहीं आप कर रहे। बाहुबलियों को अपनी पार्टी में ले आते हैं, उससे कौन सी बराबरी हम ये कह रहे हैं को आप आगे बढ़ा रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि अतीक हो, मुख्तार हो या शहाब हो, ये गिल्टी अंटिल प्रूव्ड इनोसेंट, और जब प्रज्ञा का नाम आएगा तो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी है। और बीजेपी के 100 सांसद जो हैं, विधायक हैं, उसमें 37% पर क्रिमिनल केस हैं। वो क्या लोकप्रिय नेता हैं?
मुजफ्फरनगर के कांड में 77 केसेस योगी सरकार ने विड्रॉ कर लिए, जिसमें उनके बीजेपी के लीडर्स हैं। क्यों विड्रॉ किया आपने? खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ एक केस विड्रॉ कर लिया, एक पर प्रोसिक्यूशन की इजाजत नहीं दी। तो आप जब आप करेंगे तो बहुत खूब, और हम करेंगे गैंगस्टर हैं, बाहुबली हैं, क्या क्या लग जाता है। पर असदुद्दीन साहब देखिए, आप एक बेहतरीन लॉयर भी हैं। मैं लॉयर, आज आप वकील की तरह भी बोल रहे हैं कि भाई इनोसेंट अंटिल प्रोवन गिल्टी। बिल्कुल तो सच, सबको नहीं सच है ना ये तो ये नॉन फैक्ट है ना। मुख्तार अंसारी, आतीक अहमद, हाँ। वो कुख्यात बाहुबली है। नहीं सुनिए तो हाँ। ये हम नाम लें और एक एमपी का जो ओथ नहीं ले सका, ग्रीवियस चार्जेस हैं बीजेपी के, दूसरे पार्टीज के जो महिलाओं के खिलाफ उनके केसेस चल रहे हैं, उनकी कोई बात ही नहीं होती। देखिए अब तो गैंगस्टर्स के नामों में भी कम्युनलिज्म आ गया, समझ रहे हैं ना आप, कि उसमें भी कम्युनलिज्म आ गया है। मैंने माशाल्लाह ये देखिए ये चल रहा है मामला। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई आप सीधा साधा बोलिए। अच्छा, मुख्तार को आपने टिकट दिया 5 साल पहले, क्या दूध के धुले हुए थे वो? अतीक जब आपके पास से सांसद बने तो दूध के धुले हुए थे। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, डू दे? यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल। तो हम ये कह रहे हैं ना कि फिर आप बोलिए ना, बोथ आर रॉन्ग बोलिए। आप ये नहीं कहते, आप नैतिकता का तकाजा नहीं वो आप बढ़ाइए ना। अरे हम क्यों बढ़ाएंगे? हम क्या ठेका लेके रखे हैं? देखिए अगर आप मेरे मुंह पे तमाचा मारेंगे तो मैं हरगिज अपना दूसरा गाल नहीं दूंगा, मैं भी तमाचा मारूंगा आपको, क्योंकि सेल्फ डिफेंस का राइट मुझे है। वो गया जमाना कि आप मुझे बोलते जाएंगे जो, अरे हम भी बोल सकते हैं ना, हमारे मुंह में भी जबान आप इसी जबान, ये जो आपका अंदाज है, क्या लोगों को भड़काते हैं? भड़काते समाज नहीं में है, जहर है वो और बढ़ता जा रहा है। भड़काते नहीं है ना। क्या सेल्फ डिफेंस का राइट नहीं है आईपीसी में? नहीं है क्या? क्या आपको इजाजत है कि आप मुख्यमंत्री हैं तो आप अब्बा जान बोलेंगे, और आप कुछ नेता हैं तो आप चचा जान बोलेंगे, आप खबरस्तान शमशान बोलेंगे? आप बोलते जाएंगे और हम सुनते जाएंगे। हम क्या कोई मुशायरे के लोग बैठे वाह 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 मुकर्रर दोबारा इरशाद कहेंगे? हम बोलेंगे नहीं नहीं बोलने देंगे, हम भी बोलेंगे। फिर ये कैसे होगा बताइए ना? आप उसको रोकते नहीं है, आप ये कहते हैं कि हम करेंगे तो सही, आप करेंगे तो गुनाह है। वो ये कैसे होगा बताइए आप? तो ऐसे में 75 साल आजादी की वर्षगांठ हमने मनाई पिछले महीने, ओवैसी साहब, और हमने ये बंटवारा, जो ये तकसीम झेली, यही वो मजहब की सियासी दुकानदारी जो के.एम. अशरफ साहब कहते थे, उसकी देन थी। और जो यहां पर मुसलमान रहे वो प्राउड इंडियंस थे। पर आज वही वो पुराने हालात आ गए कि समाज में राष्ट्रभक्ति एक समुदाय से जुड़ गई और सारे सवाल वो दूसरे समुदाय पर लाद दिए गए। क्या हम रिविजिट कर रहे हैं? इतिहास से कुछ नहीं सीखते? नहीं, ये तो आपको पूछना चाहिए उन लोगों से जो सत्ता में हैं। ये आपको पूछना चाहिए उन पार्टी से जो आज अपने आप को कोशिश ये नहीं कर रहे हैं। आपकी बात सच है कि कौन उस आइडियल इंडियन बनने की बात नहीं कर रहा है। ये आप हर कोई ये बता है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है, सबसे बड़ा हिंदू कौन है? मोदी नहीं है, मैं हूं। ये कंपटीशन हो रहा है ना, ये तो कंपटीशन हकीकत है, ये हो रहा है ये। और इसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूं जिम्मेदार इसका, मैं नहीं हूं उसका जिम्मेदार। आप तो वोट लिए ना मेरा, क्या दिया आप मुझे बताइए? आपको तो सत्ता में आप रहे, आपने क्या किया बताइए? चाहे हम योगी आदित्यनाथ की सरकार से भी पूछ रहे हैं, समाजवादी की भी सरकार रही, बीएसपी की सरकार रही, बताइए आपने क्या किया? हां, आपने नेता को अपने लोगों को वहां खड़ा कर दिया, बट रियल एम्पावरमेंट कहां पर हो रहा है? तो वो रोटी कपड़ा और मकान मुद्दे नहीं, हिंदू मुसलमान मुद्दा हो गया। अच्छा चलिए मकान की बात करते हैं। आप कोई, अगर आपका बीजेपी का नेता आएगा तो हम चैलेंज करके बोल रहे हैं, पूछिए उनको कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 2017, 18, 18, 19, 20 और इन 3-4 साल में एक घर बता दीजिए जो मुसलमान को दिए। चलिए 160 करोड़ एमएसडीपी के फंड्स आते हैं यूपी को, कितने खर्चा होते हैं? योगी आदित्यनाथ तो ये ताल ठोकते हैं कि क्या हमने इतने मकान दिए, 42 लाख मकान दिए, 28% मुसलमानों को गए हैं। बता दीजिए, चलिए 10 मुसलमान को बता दीजिए घर, बता के चलिए बताइए। सैंक्शन आपने किए, घर जिसको मिला बताइए। 160 करोड़ रुपया 16 करोड़ नहीं खर्चा करते आप। कौन सा योगी आदित्यनाथ तो
वो तो लंबी लंबी छोड़ते हैं, उसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि कोई कम्युनल इंसिडेंट नहीं हुआ, झूठ बोल रहे हैं। 2019 का एनसीआरबी का डेटा कहता है कि उत्तर प्रदेश में 5,819 कम्युनल इंसिडेंट्स हुए। वो कहते हैं कि महिला सेफ है, झूठ बोलते हैं। 2019 का एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 59,800 इंसिडेंट्स अगेंस्ट वुमेन हुए हैं। और उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे बड़ा वो स्टेट है जहां पर महिलाओं के खिलाफ केसेस पेंडिंग है। 1,85,000 केसेस पेंडिंग है जो महिलाओं पर जुल्म हुआ। कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं वो? 53 आउट ऑफ 75 डिस्ट्रिक्ट्स में हाई इंसिडेंट्स और बच्चों का स्टंटिंग है। स्मृति ईरानी जवाब देती है कि पूरे भारत में 9 लाख अगर एक्यूटली मैल नरिश चिल्ड्रन है तो 4 लाख उत्तर प्रदेश के हैं। कौन सा आप बात कर रहे हैं भैया? कहां की बात कर रहे हैं? तो अब ये पूछेंगे तो बोलेंगे अब्बा जान। अरे कोई बात है? यही तो इनका मसला है। नहीं तो ये चिंता का सबब है कि नहीं है? मेरा सवाल ये है, इज द मुस्लिम कम्युनिटी डूम्ड कि वो हाशिए पर रहेगी? अब जो आपने कहा हर पार्टी अब वो हिंदुत्व का चोगा चोला ओढ़ने लगी है, मंदिर मंदिर जाने लगी, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई रामचरितमानस पढ़ रहा है। हाँ, कोई परशुराम की मंदिर बनाने की बात कर रहा है ना। स्कूल की बनाने की बात नहीं कर रहा है, हम बनाएंगे। अरे उनसे बड़े हिंदू हम हैं। मैं यहां पे कह रहा हूं कि मैं सबसे बड़ा मुसलमान हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये मेरे इश्यूज हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर कौन कर रहा है इसको? देखिए एक वक्त ऐसा आएगा, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो खुदा ना खास्ता भारत की राजनीति, अब जो प्रेजेंट इजराइल की राजनीति उस तरह की हो जाएगी। आप कह रहे हैं गाजा पट्टी में रहने के लिए ना वैसा मजबूर हो जाएंगे, इस तरह की बात नहीं, वो नहीं कह रहा हूं। जो इजराइल की जो प्रेजेंट पॉलिटिक्स है, जो मेजॉरिटेरियन टेंडेंसीज को उभारती है, उसी तरह की पॉलिटिक्स हो जाएगी। अभी आप इतने वाकयात होते हैं, कोई कंडेम कोई नहीं करता ना। तो आप समस्या का हल खोज रहे हैं या समस्या को और विकराल कर रहे हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब आप समंदर की तह पर आ चुके हैं, जो अंग्रेजी में कहते हैं एबिस, अब इससे नीचे नहीं जा सकता मुसलमान कभी डूम नहीं होगा इंशाअल्लाह। यहां से उठना है हमको। अब कैसे उठेंगे? जब आप अपनी नेता बनाएंगे, अपना हिस्सा लेंगे पॉलिटिक्स में, आप आगे बढ़ेंगे, आप अपने मुकद्दर के फैसले खुद करेंगे। आप 50 साल किसी को बोला कि तुम मेरे मुकद्दर के फैसले करो और तुम्हारे मुकद्दर के आउटसोर्स कर दी थी अपनी लीडरशिप मुसलमान समाज ने। क्या ये एक बड़ी दिक्कत अब बनकर आ रही है? नहीं, आउटसोर्स तो नहीं होगा, बल्कि हमने एतमाद किया, भरोसा किया। हमने कहा कि चलो आप हमको वोट देते हैं, आप हमारा ख्याल रखें। आपने कुछ ख्याल नहीं रखा। डेटा कहता है पुकार कर। ओवैसी की जबान को अगर लोग खराब समझते हैं तो भाई आओ ना, अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो प्रूफ करो मुझे। ये तो डेटा है ना सर। तो मतलब बीजेपी एक हिंदू पार्टी और AIMIM एक मुस्लिम पार्टी नहीं है? मुस्लिम पार्टी नहीं है। हम तो सबकी बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान में इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट है और सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात होती है। अगर आप ऊंचे हैं और मैं नीचा हूं और बोलेंगे बराबर हो, तो कैसे बराबर होगा? भाई मुझे तो उठना पड़ेगा ना। जब मैं उठूंगा तो जब ही बात होगी। और उठना है। अगर हम ये समझ रहे हैं कि नहीं हम मुंह खोल के बैठेंगे और कोई हमारे मुंह में लाके गुलाब जामुन डाल देगा, कोई नहीं डालेगा। आपको उठना पड़ेगा, अपने राइट्स को मनवाना पड़ेगा, अपनी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा और ये होगा इंशाअल्लाह। आज नहीं कल तो होगा। सरकारें इकबाल पर चलती हैं, भरोसे पर चलती हैं। मैं तमाम राजनीतिक जमात की, तमाम सरकारों की, 28 राज्यों में जो सरकारें हैं, मैं सबको और केंद्र सरकार को जोड़ रहा हूं। एक बड़ा हिस्सा 17-18% आबादी का इकबाल खो, सरकारें उनकी नजरों में इकबाल खो रही है क्या? बिल्कुल खो रही हैं। बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिस तरह के नजारे हम देख रहे हैं, आप संविधान के धज्जियां उड़ा रहे हैं। इससे देश कम मजबूत नहीं हो रहा है, देश की बदनामी हो रही है जो कर रहे हैं। आपका अदालतों में भी एतबार खत्म होता जा रहा है। नहीं, अदालत पे हमारा एतमाद आज भी बरकरार है और रहेगा। अदालत में तो फैसले होते हैं ना, अदालत के फैसलों को तो मानना पड़ता है। अब जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो हमको समझ में नहीं आया, आज भी समझ में नहीं आता हमको सिविल डिस्प्यूट का मसला। मगर सुप्रीम कोर्ट, जैसा जस्टिस JS वर्मा ने सही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। हम ये कहते हैं, मानते सुप्रीम है सुप्रीम कोर्ट। बाबरी मस्जिद के डिस्ट्रक्शन का केस आता है और कोई कन्विक्ट नहीं होता,
कोई कन्विक्ट नहीं होता। क्या पैगाम दे रहे हैं मुझे आप मेरी मस्जिद को शहीद कर दिए, हजारों लाखों लोग जमा हुए, एक आदमी कन्विक्ट नहीं होता उसमें। पर भगवान राम का अगर एक जन्म स्थान है वो एक ही जगह हो सकता है, वहां दरिया दिली नहीं दिखाई जा सकती। मैं देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि डिमोलिशन हुआ, फैक्ट है। किसने किया? कोई आसमान से कोई लोग आए थे या जमीन से निकल कर आए थे लोग? कोई कन्विक्ट। पर भगवान राम तो एक ही जगह पैदा हुए ना, आस्था का केंद्र वो है, वहां दरिया दिली दिखाकर मसले सुलझाए नहीं जा सकते। भाई दरिया दिली तो हम और क्या दरिया दिली दिखाएं? घर जलते हुए नजर आए, इखलाक को मारा गया। अब हर एतबार से तो नीचे हो चुके हैं ना। अब आपके पास दरिया दिली के माने क्या है कि मैं अपना मजहब छोड़ दूं, मैं अपना इस्लाम छोड़ दूं, अपना नाम बदल दूं, सब चीज छोड़ दूं? पर बाबरी मस्जिद ऐसी मस्जिद नहीं ना कि आपकी आस्था वहां से जुड़ी हुई है। आस्था का सवाल देखिए, भारत चलता है आस्था पर नहीं, भारत चलता है अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर। देश चलता है रूल ऑफ लॉ पर। इकबाल, अगर किसी देश का और हुकूमत का इकबाल पैदा होता है तो रूल ऑफ लॉ पर पैदा होता है। रेडिकलाइजेशन से रूल ऑफ लॉ को खतरा होता है। रेडिकलाइज कौन हो रहा है बताइए? आज एक एमपी के घर पर जाकर आप पत्थर मारते हैं, अंदर 50-100 पत्थर फेंकते हैं, नेम प्लेट तोड़ते हैं, और आधे घंटे के बाद पुलिस ऐसे आती है जैसा कि कोई बारात में दामाद को लेने आते हैं, ऐसा आते हैं। कौन रेडिकलाइज हुआ है बताइए आप? कौन जंतर मंतर के पास खड़े होकर बोलता है कि काटो मुल्लों को, पार्लियामेंट से 200 कदम के फासले पर? कौन रेडिकलाइज? एक हाथ से तो नहीं बजती ना असद। कहां कौन रेडिकलाइज कर रहा है? कौन रेडिकलाइज कर रहा है बताइए आप? तो ये समाज में ये यकायक जहर नहीं, मैं कहूंगा ये तेजाब इतना उबाल क्यों मार रहा है? ये तो यही तो हम कह रहे हैं कि आप जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब इसको प्रमोट कर रहे हैं, इस तरह के बिहेवियर को, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमको मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट मिल जाएगा। आपको वोट मिल जाएगा मगर देश का क्या होगा बताइए? आप नेता, आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, प्रधानमंत्री तो बन जाएंगे, मगर जैसा आप इकबाल की बात कर रहे हैं, इकबाल का क्या होगा बताइए आप? यही तो ये सोचने की बात है। तो ये राजनीति जो नैरेटिव जो चलाए जा रहे हैं, क्या ये बदले भी जा सकते हैं, या दे आर हियर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग 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 टाइम? दिस विल स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम। ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है, ये लंबी रात होने वाली है। इस रात की इतनी जल्दी सुबह नहीं होगी, इतना याद रखिए। और अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो यकीन करेगा, ये रात बड़ी लंबी होने वाली है और गहरी लंबी रात होने वाली है। ये झूठ बोलते हैं लोग जो कहते हैं नहीं कल सुबह सूरज निकल जाएगा। हां, सूरज निकल देगा, आसमान पर तारे रहेंगे, मगर मैं जिस अंधेरी रात की बात कर रहा हूं, जो वो हम जानते हैं ना क्या हो रहा है। कुछ सवाल भी ले लेते हैं। आसिफ मेरे सहयोगी हैं श्रीनगर से, वो सवाल पूछना चाहेंगे। वैसे जी, हम आपको लगातार सुनते आ रहे हैं और अभी पिछले आधे घंटे से संदीप सर भी आपसे लगातार जो सवाल पूछ रहे थे, हालांकि आपने जवाब सारे दे दिए, लेकिन सरल भाषा में आपसे समझना चाहूंगा। जो आप बता रहे हैं कि भारत के सेक्युलर संविधान को छोड़कर आपकी बातों से लगता है कि आपको सब चीज में प्रॉब्लम नजर आ रही है, सरकार में भी, कोर्ट में भी, लोगों में भी। जो एक जिस तरह का परसेप्शन आप दे रहे हैं बातों से कि एक कट्टरवादी या एक जो कट्टर हिंदू तरह की गवर्नमेंट है वो सामने है, और उसकी वजह से मुसलमानों को इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, और मुसलमानों को आप नेतृत्व देना चाहते हैं, एक करना चाहते हैं। लेकिन आपने उसी भाषा में ये भी बताया कि हम चुप नहीं रहेंगे, एक थप्पड़ मारेंगे तो दूसरा गाल नहीं देंगे, बल्कि यहां से 2 थप्पड़ मारेंगे। तो अगर आप उसी कट्टरवादी के हिंदुत्व या यहां से कट्टरवादी मुसलमान हो जाएगा तो ये कहां झगड़ा जाएगा? ये क्या बढ़ेगा? ज्यादा नहीं। आपको नजर क्या आ रहा है? क्या इसी तरह से ये चलता रहेगा या आपको कोई संविधान का समाधान नजर आ रहा है आगे चलकर? आप देख पा रहे हैं कि कोई इसका सॉल्यूशन निकल पाएगा और वही सेक्युलरिज्म फैब्रिक जो पहले था उस तरह का वापस सिचुएशन हो जाएगी? क्या ये सरकार में खाली आपको नजर आ रहा है प्रॉब्लम, जो प्रेजेंट सरकार है, या कुछ और है? देखिए, अगर आप कहेंगे कि सिर्फ ये जो कट्टरपंथी है, ये जो मुसलमानों से बिगेटरी है, तासुब है, ये सिर्फ 2014 में शुरू हुआ नहीं है। मैं अपने बचपने की बात कर रहा हूं। जब मैं 14-15 साल का था तो मेरे घर पर भी आकर नारे मारते थे लोग कि तुम कब्रिस्तान जाओ या पाकिस्तान जाओ। आज मैं इस उम्र को पहुंचा हूं,
मगर ये जो बच्चे हैं वो भी नारे वही सुन रहे हैं ना आज भी। कौन जिम्मेदार है इसका बताइए। और जमहूरियत में अक्सरियत को खतरा होता है या अकलियत को खतरा होता है बताइए मुझे। ये तो उल्टा है, आप अकलियत को खतरा दिखाते हैं। ये कहीं नहीं होता, किसी दुनिया के किसी कोने में नहीं होता। अकलियत से खतरा कैसे पैदा होगा आपको। हम कह रहे हैं कि भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए जो प्रियम्बल में कहा, आप उसको पूरा करिए ना। अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को डिस्चार्ज करिए। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को डिस्चार्ज बराबर नहीं करना चाहते। मुझे कोर्ट पर भरोसा है और रहेगा। मुझे उन रूलिंग पार्टीज पर कोई भरोसा नहीं है जो संविधान पर ओथ तो लेते मगर बातचीत दूसरी करते हैं, जो अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की बात करते हैं, जो भारत के संविधान से राइट ऑपोजिट है। वो राइट ऑपोजिट है। राजीव सवाल पूछना चाहेंगे। ओवैसी साहब, मेरा सवाल यह है कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी देश के नेता तो बने ही, अब दुनिया के नेता बनने की तरफ आगे हैं। इसी तरह 2014 से ही आप हैदराबाद या थोड़ा महाराष्ट्र को जोड़ दें, उसके बाद देश के नेता बनने लगे। आपका भी दायरा बढ़ता जा रहा है। दो ही आदमी देश में है, एक नरेंद्र मोदी, दूसरे ओवैसी, जिसका ग्राफ पिछले 7 सालों में बढ़ा है। तो ये कोइंसिडेंस है या स्ट्रेटेजी? अब आप पर 120B का केस बुक होने वाला है। आप पर, आप नजरों में आ चुके हैं। आपकी हिम्मत कैसा हुई कि मोदी जी को आप देश के बाहर कर रहे हैं? आप पर अब होगा। अब वो जब देश के बाहर देख रहे हैं तो हम देश की हम फिक्र कर रहे हैं कि उनको बाहर की फिक्र है तो हम देश की फिक्र कर रहे हैं। नहीं, पर जो एक सवाल वो जो छुपा रह गया, पॉपुलैरिटी, मतलब नहीं, लगातार एक तरफ मोदी साहब, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। नहीं, देखिए ये राजनीति के ओवैसी साहब कुछ कहता है। मतलब मेरा ये कहना है, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। ऐसा है ना सर कि ये गाने हम बहुत सुने, ये अब मेरे कान को नहीं लुभाते क्योंकि मेरे साये से डर होता है लोगों को, मेरे पड़ोसी को मेरे साये से डर होता है। तो अब मैं क्या करूं उसको। तो साये से डर लगता है। देखिए, और आप ये कह रहे हैं दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 लॉन्ग 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 नाइट। इसका जल्द कोई सवेरा नहीं होने वाला है। हाँ, वो कोई शायर को बोलेंगे तो वो बोलेगा नहीं ओवैसी ने गलत कहा, फौरन पढ़ देगा एक शेर। पर आप आशावादी इस रात की सुबह होगी, प्रकाश होगा, सब वो बोल देंगे। हाँ। मगर हकीकत तो ये है ना। तो आप आशावादी हैं? हम यकीनन, हम देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं अल्लाह से पुरुम्मीद हूं। मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल ये हालात बदलेंगे। मगर याद रखिए, हमको ये बतलाया गया, हमारे बुजुर्गों ने बताया कि कुरान में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह उन लोगों को कभी नहीं बदलता जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे तो हालात बदलेंगे। अगर आप स्टेटस को में खुश हैं, इसी बेइज्जती में, इसी ही वाहियात गुफ्तगू और बातें सुनते रहेंगे तो फिर आप सुनते रहिए। कोई उठेगा, उठ बांध कमर, फिर देख खुदा क्या करता है, हिम्मत अगर बाकी है तो। ये तो इसको याद रखना है ना, हिम्मत अगर बाकी है तो उठो, अपनी कमर बांधो, जद्दोजहद करो। भारत का संविधान तुमसे मुतालबा करता है, अगर मुजाहिदीन आजादी को कोई खिराज अकीदत पेश करना है तो तूफानों का रुख मोड़ो। ये बातिल तूफान है, डरने की जरूरत नहीं है। डरना किस बात का, ये देश हमारा है ना, यहां जीना, यहां मरना, पैदा यहां हो, यहीं रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर अगर समझौता कर लेंगे और हालात से बदल जाएंगे तो फिर बदलेंगे नहीं हालात। तो फिर हालात नहीं बदलेंगे, लेकिन हालात बदलने की लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जमीन पर भी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन 75 साल आजादी की वर्षगांठ मनाने के बाद क्या पूरे देश को भी बतौर समाज हमें भी थोड़ा गिरेबान में झांकने की जरूरत है, सभी को, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी को भी शामिल करूंगा, कि जिस ये न्यू इंडिया में एक नया सोशल ऑर्डर देख रहे हैं, क्या इसकी जरूरत है? इससे हमारी जमहूरियत, हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है, या हम खुद की जो जड़ें हैं उसे कमजोर कर रहे हैं? इसी उम्मीद के साथ अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।